नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं हॉर्नबिल टीवी भारत पर। आइए आज ले चलते हैं आपके नज़रें छत्तीसगढ़ में, जहां तीसरे चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं और जिसमें 168 प्रत्याशी मैदान में हैं। 2019 को तुलना में 12 लाख मतदाता अधिक हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो इन्हीं 7 सीटों में से 6 भाजपा के खाते में आई थी। डिप्टी सीएम अरुण साव अपने परिवार के साथ मतदान केंद्र सेफर स्कूल पहुंचे और अपना मताधिकार का प्रयोग किया। मीडिया से बातचीत में साव जी ने दावा किया कि छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट भाजपा जीत रही हैं। आइए देखते हैं। आज तीसरे चरण के लिए मतदान हो रहा है। 7 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले चरण में बस्तर, दूसरे चरण में राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ है। आज 7 लोकसभा सीटों पर मतदान है। पहले और दूसरे चरण में जो उत्साह मतदाताओं में दिखा था, वही उत्साह आज भी दिख रहा है। ये उत्साह विकसित भारत के निर्माण के लिए है। ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए उत्साह है। ये उत्साह नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और मैं सभी मतदाताओं से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि मतदान न केवल आपका अधिकार है, आपका दायित्व भी है, जिम्मेदारी भी है। आप घरों से निकलें, मतदान केंद्र में आए और मतदान अवश्य करें। इस चुनाव में आपको याद दिला दें कि दुर्ग से विजय बघेल वर्सेस राजेंद्र साहू, बिलासपुर से तोखन साहू वर्सेस देवेंद्र यादव, जागजीर चांपा वहाँ पे कमलेश जागड़े वर्सेस शिव कुमार, और हमारे रायगढ़ से राधेश्याम राठिया वर्सेस मेनका देवी, सरगुजा से चिंतामणि महाराज वर्सेस शशि सिंह, रायपुर से बुज मोहन अग्रवाल वर्सेस विकास उपाध्यक्ष और कोरबा से सरोज पांडे वर्सेस ज्योत्सना महंत। ये सब चुनाव लड़ रहे हैं इस बार और यहाँ पे बहुत बड़ा चैलेंज चल रहा है। इन सब के ऊपर हम लेंगे खबर हमारे ब्यूरो चीफ उत्पल सेन गुप्ता से। आइए उनसे बातचीत करते हैं। हेलो जी मिस्टर उत्पल जी, आप ज़रा बताइएगा आज के चुनाव जो चल रहे हैं, अभी तक जैसे मतदान हो रहे हैं, कृपया करके हमारे दर्शकों को और हमें बताइए कि क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या स्थिति है छत्तीसगढ़ में, जो कि अभी चुनाव के तीसरे चरण पे है, लेकिन छत्तीसगढ़ में अभी ये आखिरी चुनाव होने वाला है। आप कृपया करके हम सबको बताइए। जी बिल्कुल, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि तीसरे चरण की मतदान है, जो ये छत्तीसगढ़ का तीसरा चरण है। और छत्तीसगढ़ में आज 7 लोकसभा सीटों की, जिसमें से कई हाई प्रोफाइल सीट है, उसमें मतदान होना शुरू हो चुके हैं। मतदान एक ऐसी चीज है, तरह तरह से जो सरकारी अधिकारी हैं वो कई तरह से लोक लुभावन और कई तरह के प्रदर्शनी करके लोगों को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वोटिंग जो प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा हो, लोग ज्यादा से ज्यादा वोट करने पहुंचे। लोकतंत्र का महापर्व है, इसको महापर्व की तरह देखें, जैसे कि बाकी पर्व को देखते हैं। उसी तरीके से कि अगर आपके उंगली में आज स्याही नहीं है तो कल आप किसी भी जो जीतता है, जो काम नहीं करता है या कोई ऐसा गैर जिम्मेदार प्रत्याशी जीत जाता है तो उसका उंगली करने के हकदार नहीं है। इस तरीके कई तरह के कैंपेन चलाए जा रहे हैं। आज मैं शुरुआत करूंगा दरअसल बिलासपुर से। लोकसभा की 7 सीटों में सबसे हाई प्रोफाइल सीट है बिलासपुर, आपका रायपुर और इसके साथ ही कोरबा। ये कुछ हाई प्रोफाइल सीट है जहाँ पे वर्तमान के विधायक, वर्तमान के मंत्री और भाजपा के जो सबसे बड़ी नेत्री है भाजपा उपाध्यक्ष सरोज पांडे जी, जो कि कोरबा से मैदान में है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे रायपुर से, जहाँ से वर्तमान के जो मंत्री हैं और 8 बार के विधायक है ब्रिजमोहन अग्रवाल,
भाजपा के प्रत्याशी बनाए गए हैं इस बार। और उनके विपक्ष में जो खड़े हैं कांग्रेस से विकास उपाध्याय हैं, जो कि कांग्रेस से पूर्व विधायक रह चुके हैं। और ये सीट भाजपा 2019 में जीत चुकी है, जिसका वोटिंग परसेंटेज जो था वो 66.16 था और 3,48,238 वोटों से भाजपा के सुनील सोनी ने यहाँ पे जीत 2019 में दर्ज की थी। इसके साथ ही अगर मैं कोरबा लोकसभा सीट की बात करूं तो वहां भाजपा की जो उपाध्यक्ष है सरोज पांडे, जो काफी बड़ी नेत्री है भाजपा की और काफी जाना पहचाना नाम है। तो ये 2019 में सिर्फ यही एक ऐसी सीट थी जो कांग्रेस से जीती थी। बाकी पूरी इन 7 सीटों में 6 सीटें भाजपा के पास थी। सिर्फ यही एक सीट थी जहां पे कांग्रेस की ज्योत्सना महंत, जो कि पूर्व लोकसभा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे हमारे महंत जी, उनके धर्मपत्नी है और 26,339 वोटों से उन्होंने इसे कोरबा लोकसभा सीट पे जीत दर्ज किए थे। और इस बार वो फिर से कांग्रेस इन पर भरोसा किया है ज्योत्सना महंत पर, जो मौजूदा सांसद है, और उनके विपक्ष भाजपा से सरोज पांडे पर भाजपा ने भरोसा जताया है, क्योंकि यही एक सीट है जो कांग्रेस के पास है, भाजपा के पास नहीं है। तो कांग्रेस एक बार फिर से कोशिश कर रही है इस कोरबा की हाई प्रोफाइल सीट पे कि यहाँ पे दोबारा कांग्रेस रिपीट हो। और वहीं भाजपा ये चाह रही है कि जो ये एक सीट हमसे छूट गई थी वो फिर से हमारी झोली में आ जाए। तो इस तरीके से ये पूरा जो चुनाव का कैंपेन किया गया है, एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। बड़े बड़े नेता यहाँ पे स्टार प्रचारक आकर कोरबा की सीट पर प्रचार किए हैं। इसके साथ ही एक और हाई प्रोफाइल सीट है बिलासपुर, जहाँ पे विधायक रहे तोखन साहू बीजेपी के प्रत्याशी हैं। वो इस बार बीजेपी से उन्होंने उनका चेहरा बिलासपुर लोकसभा सीट के लिए बनाया गया है। और इसके साथ ही देवेंद्र यादव, जो वर्तमान में कांग्रेस के भिलाई नगर से विधायक है, उन पर कांग्रेस ने दाव लगाया है बिलासपुर से कि एक यादव समाज से आते हैं, यादव समाज का वोट बैंक काफी अच्छा है, क्योंकि साहू समाज का भी वोट बैंक बिलासपुर में काफी अच्छा है। और लगातार इससे पहले जो सांसद रहे बिलासपुर से अरुण साहू, जो कि अभी डिप्टी सीएम है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, उनकी जगह पर उनको उतारा गया है तोखन साहू जी। तो इसके पहले भी लखन लाल साहू जो मुंगेली से थे, वो प्रॉपर तीसरी बार ऐसा होगा कि मुंगेली से ही बिलासपुर लोकसभा के प्रत्याशी को भरोसा किया गया है। और काफी चुनाव, ये हाई प्रोफाइल चुनाव इस बार बिलासपुर में देखने को मिल रहा है। तो टोटल अगर हम बात करें तो ये टोटल 3 सीट है, काफी हाई प्रोफाइल सीट है। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की भी काफी सीटें हैं, जांजगीर है, रायगढ़ है, सरगुजा है, यहाँ से भी काफी बड़े बड़े नाम सामने है। और इस पर भी हम काफी विस्तार से मैं बताना चाहूंगा। ये जांजगीर लोकसभा सीट है, जांजगीर चांपा की, यहाँ से बीजेपी ने कमलेश जांगड़े, जो कि एक नया चेहरा है, उन पर भरोसा जताया है। वहीं शिव कुमार सहरिया, जो कि दोबारा से लोकसभा के लिए कांग्रेस ने इन पर भरोसा जताया है। 2019 में ये सीट भाजपा के गुहा राम अजगल्ले ने जीती थी, जो कि 83,255 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी भाजपा के गुहा राम अजगल्ले ने। वहीं अगर रायगढ़ की बात करूं, जो अनुसूचित जनजाति की सीट है, वहां पे राधे श्याम राठिया, जो कि नया चेहरा है, उस पर बीजेपी ने भरोसा जताया है। इसके साथ ही मेनका देवी, जो कि नया चेहरा है कांग्रेस के लिए, वहां से कांग्रेस ने नया चेहरा रायगढ़ से उतारा है। यहाँ ये भी सीट भाजपा के पास थी, 66,027 वोटों से भाजपा ने यहाँ 2019 में जीत दर्ज की थी। गोमती शाह यहाँ से सांसद। जी मिस्टर उत्पल, जिस तरह से आपने ये सब बताया है, लेकिन मैं एक दो कुछ पॉइंट्स पे आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। जैसे कि हो गया अभी जांजगीर में और सुरगुजा और रायगढ़, तो जांजगीर में एससी रिजर्व सीट है, सुरगुजा में भी एसटी रिजर्व है और रायगढ़ में भी एसटी का है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सेंट्रल एरिया में जितना भी उनका डिबेट्स चला है, वो जो खींचातानी चली है विपक्ष और रूलिंग पार्टी के बीच में, उसका क्या असर पड़ रहा है अभी छत्तीसगढ़ में, और स्पेशली इन सीट्स में क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या क्या स्थिति है वहाँ पे?
जी बिल्कुल, मैं आपके सवालों को बताना चाहूंगा कि जांजगीर चांपा, रायगढ़ और सरगुजा ये तीनों ही आरक्षित सीटें हैं और इन आरक्षित होने की वजह से यहाँ पर काफी वोट बैंक को इस तरीके से देखा जाता है ताकि जो वोटिंग परसेंटेज हो वो प्रत्याशी जो हो वो किस कास्ट से आ रहे हैं, वहां का इस कास्ट से वोटिंग बैंक क्या है, ये सारी चीजों को देखते हुए प्रत्याशी तय हुए हैं। आपने जैसे कि मैंने अभी बताया कि कमलेश जांगड़े भाजपा ने नया चेहरा लिया है, इसके जांजगीर चांपा से। रायगढ़ से राधेश्याम राठिया नया चेहरा है, वहीं रायगढ़ से कांग्रेस ने भी मेनका देवी नया चेहरे को मैदान में उतारा है। इसके साथ ही सरगुजा में भी 2 बार के विधायक चिंतामणि महाराज को उतारा गया है, तो वहीं कांग्रेस ने पर फिर शक्ति सिंह को पहली बार मैदान में उतारा है। तो ये जो तय करते हैं, एक ये सेंट्रल का चुनाव है, सेंट्रल के जो मुद्दे होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, अलग तरह के होते हैं जो सीधे केंद्र के ले जाते हैं। तो ये विधानसभा चुनाव और लोकसभा का जो चुनाव है वो काफी अंतर देखा जाता है इन सब चुनाव में। ये जो चुनाव है केंद्र के मुद्दे पर लड़ा जाता है और केंद्र के जो मुद्दे हैं वो भाजपा सीधे सीधे मोदी जी के फेस वैल्यू पर लड़ती है, मोदी के गारंटी पर लड़ती है, मोदी का परिवार के गारंटी पर लड़ती है। तो सीधे सीधे अगर मैं कहूँ तो भाजपा पिछले बार 11 में 9 सीटें अपने पास ले ली थी। आज की चुनाव की बात करूं तो आज इन 7 सीटों में 6 सीटें भाजपा के पास है, 1 सीट कोरबा की 10 कांग्रेस के पास है। तो जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वाली सीटें हैं ये भी भाजपा के पास है। तो कहीं ना कहीं भाजपा फिर से सोच रही है, जो पूरी रणनीति कर चुकी है, बड़े बड़े नेता स्टार प्रचारक की सीट पर आके चुके हैं, ये दोबारा ये सीटें हमारे पास आए क्योंकि मोदी जी का जो नारा है कि अब की बात 400 पार, उसको देखते हुए बीजेपी पूरी रणनीति बना चुकी है। कहीं भी कोताही नहीं बरती गई है, पूरे नेता विधायक सांसद सारे वॉलेंटियर सारे कार्यकर्ता इस तरीके से टीवी प्लान होकर प्रचार किए हैं कि कहीं भी कोई भी सीट गोल नहीं छोड़ा गया है, ताकि जो सीटें उनके पास है वो तो आए ही, जो सीटें छूट गई हैं वो भी हमारे पास आ जाए। इस तरीके से प्लान किया गया है। वहीं अगर मैं बात करूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के ऊपर काफी प्रेशर नजर आ रहा है क्योंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, काफी प्रत्याशी नए हैं, कुछ प्रत्याशी ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं से विधायक हैं लेकिन उनको उनके क्षेत्र से या उनके बगल वाली लोकसभा सीट से न उतार के उनको दूसरे विधानसभा से या दूसरे लोकसभा सीट से उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं आउटर होने की वजह से भी ये माहौल बन रहा है कि ये पहाड़ी है, इसको बाहर से लाया गया है, यहाँ पर भी हमारे समाज के प्रत्याशी थे, उन पर उनको टिकट दिया जाना था। इस तरीके का जो माहौल है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए नुकसान करती नजर आ रही है। बहरहाल आज के जो चुनाव है वो उसे जो मतदाता है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। धूप 44 डिग्री की धूप है मगर धूप का कोई भी असर, गर्मी का कोई भी असर मतदाताओं पर पड़ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर मैं बात करूं वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज भी पिछले बार से इस बार ज्यादा करने के लिए अधिकारी कर्मचारी एडीओटी का जोर लगा रहे हैं ताकि जो वोटिंग परसेंटेज है वो ज्यादा हो। वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने से एक चीज अच्छी होगी कि मतदान ज्यादा होगा तो रिजल्ट अच्छे आएंगे, वोटों के अंतर काफी अच्छे होंगे। और इस बार सबसे अच्छी बात है कि ये चुनाव में 3,98,000 युवा इस बार पहली बार वोट डालेंगे। ये एक अलग उत्साह है युवाओं में कि चलो मैं आज पहली बार वोट डालूंगा। तो ये जो फैक्टर है ये काफी बढ़ चढ़कर युवाओं में दिख रही है, जो लोग बढ़ चढ़कर अपना वोट डाल रहे हैं। ये जो वोटिंग है ये भी काफी हद तक वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में मददगार होती नजर आई। जी। तो आपका कहना है कि इस बार भी बीजेपी वहाँ पे स्वीप कर सकती है छत्तीसगढ़ में, और जो वोट प्रतिशत, जो वोट टर्नआउट, वोटर्स का जो टर्नआउट का परसेंटेज होता है वो, जैसे हमने दूसरे प्रदेशों से भी सुना है, बीजेपी ने कहा है कि अगर वोट प्रतिशत कम भी होते हैं लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ता। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी वही स्थिति है, वही कंडीशन है वहाँ पे भी कि मतलब बीजेपी ही स्वीप करेगी, आप जिस तरह आप बता रहे हैं? जी बिल्कुल, ये इस तरीके की संभावनाएं हैं क्योंकि
और हमने भी जब फील्ड में लोगों से बातचीत की, लोगों से मिले, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ लोगों का झुकाव दिखता साफ नजर आ रहा है। क्योंकि लोगों का साफ कहना था कि अभी अभी नजदीकी हालिया में आपको बताऊं तो ये जो राम मंदिर का मुद्दा था, राम मंदिर की स्थापना हुई, लोगों ने पूजा करे, ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये कहीं ना कहीं लोगों के दिल में बसी हुई है, लोगों के आराध्य हैं श्री राम। तो ये जो फैक्टर है काफी काम कर रहे थे। और लोगों का ये भी कहना है कि यही एक ऐसी पार्टी है जो कहती है वो करती है, जो फिलहाल धरातल पे दिख रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में इस तरीके की संभावना है। बहरहाल अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, लोगों के मन को बताना और वोट डालने में जमीन आसमान के फर्क है, आंकड़ों में जमीन आसमान के फर्क हो जाते हैं। तो कुछ भी कहना जल्दबाजी है। जब 4 जून को रिजल्ट आएंगे तो सारी चीजें सामने होंगी। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। हाँ, बहरहाल एक चीजें जो है काफी वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए, लोगों को मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वो भी आपको मिलकर एक अलग चीज देखी गई, वो मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि यहाँ पे जितने IMA के डॉक्टर्स हैं वो बढ़ चढ़कर सामने आए और सभी ने आवेदन दिया और ये विज्ञप्ति जारी की कि अगर आप मतदान करके आते हैं और आप हॉस्पिटलिटी में आपको कोई जरूरत पड़ती है तो फिर आपको OPD में 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके साथ ही व्यापारियों ने भी मतदान करने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये ऑप्शन निकाला कि अगर आप मतदान करते हैं तो और हमारी दुकान में आते हैं कुछ शॉपिंग करने, तो आपको 40% तक की छूट दी जाएगी। ये काफी अनोखा चीज बिलासपुर में देखने को मिला और इससे समझ में आता है कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, वोटिंग का मतलब समझ रहे हैं, अपने अधिकार का मतलब समझ रहे हैं कि हमारी एक वोट की कीमत क्या है और इस एक वोट के नहीं देने से क्या क्या हो सकते हैं। लोगों की बिजली, पानी, रोड, ये सब तो आम समस्या है, लेकिन इससे बड़ी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। जो महंगाई हो पड़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम पर बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, तो लोग अपनी सब चीजें सोशल मीडिया में देख कर जागरूक हो रहे हैं कि एक वोट की कीमत क्या है, एक वोट नहीं डालने से क्या हो सकता है। तो ये सब चीजें लोगों के मन में आने लगी है। तो लोग अब तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि आप वोट डालने के लिए, लोग अब समझ चुके हैं कि किसको वोट देना है। आप सरकार अपनी जगह पे कर रहे हैं, मुझे किसको दे रहे हैं मुझे मालूम है। तो इस तरीके की जो भावनाएं लोगों के मन में आ रही है, ये काफी पॉजिटिविटी दिख रही है। वोट डालने मैं भी आज गया था, मेरी बिलासपुर लोकसभा में वोट है, मैं वोट डालने गया तो मैं वहां पे अनोखी चीजें देखा कि जिस तरीके की आज व्यवस्थाएं देखी गई वो भी काफी अनोखी। सारे स्कूलों में टेंट लगे हुए थे, पानी की व्यवस्थाएं थी, यहाँ तक कूलर तक की व्यवस्थाएं थी। बुजुर्गों के लिए कोई लाइन नहीं था, सीधे बुजुर्ग जाके लाइन बिना सीधे अंदर जाके वोट कर रहे थे, उन्हें कोई लाइन में लगने की आवश्यकता नहीं थी, धूप में खड़े होने की आवश्यकता नहीं। यहाँ तक कि इतनी हाई प्रोफाइल व्यवस्था थी, पानी की, कूलर की, पंखे की, कि लोगों को गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं है, जो काफी लोगों को उत्साह दे रहा है वोटिंग करने में। लोग घर जा के बोल रहे हैं कि भाई आप भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वहां पे खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये काफी अच्छी चीजें हैं जो आगे अच्छे संदेश दे रही है। और युवा जो है, जैसे कि मैंने बताया, ये युवा कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे और उत्साह डालेंगे। क्योंकि ये जब वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद ये खाली नहीं बैठती, ये वोटिंग फोटो को सोशल मीडिया में शेयर करते हैं। तो जब ये शेयर होता है तो कहीं ना कहीं एक शेयर लोगों 100 शेयर तक लोगों तक पहुंचता है। तो ये चीजें जो फैल रही है तो काफी हद तक पॉजिटिविटी और उत्साह लोगों के लिए बढ़ा। जी, जैसे आपने बताया, ऑब्वियसली मौसम का प्रभाव भी बहुत होता है, लेकिन जैसे युवाएं जिस तरह से इस बार मतदान देने आ रहे हैं और अभी भी बहुत समय बचा हुआ है, मतदान अभी ख़त्म नहीं हुए, बाद में प्रतिशत और बढ़ सकता है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या वहाँ पे मोदी वेव का कुछ बहुत बड़ा असर है? जिस तरह से पूरे देश में बोल रहे हैं मोदी जी, मोदी का सरकार, और जिस तरह अभी चल रहा है, नारा लगा हुआ है अब की बार 400 बार, तो इसका क्या प्रभाव है छत्तीसगढ़ के ऊपर? क्या लोग मोदी जी को ही देख के वोट डाल रहे हैं या अपने लोकल प्रत्याशियों को भी देख के वोट डाल रहे हैं? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मोदी फैक्टर तो कहीं ना कहीं है, क्योंकि इससे पहले जो सितंबर में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो विधानसभा चुनाव में
भाजपा इसके पहले पंचवर्षीय में 14 सीटों में सिमट गई थी, वो सीधे इस बार सरकार में आ रही 55 सीटें लेकर अपनी सरकार बनाई। और कहीं ना कहीं जहां पे कांग्रेस ने जहां पे 75 सीटें जीती थी, वहां पे कांग्रेस इस बार 35 सीटों में सिमट गई। तो कहीं ना कहीं जो मोदी की गारंटी जो इनके लेडी पक्षों को घर घर बांटा गया था, वो मोदी फैक्टर ने काम किया है। दूसरी सबसे बड़ी फैक्टर जो अभी काम कर रही है, वो जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शपथ लिया और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में महतारी वंदन योजना की बात करी, और इसके साथ ही जो सीएससी घोटाला हुआ था उसमें सीबीआई जांच की बात की, ये इन्होंने तत्काल प्रभाव से महतारी वंदन योजना में सारे जो अधिकृत महिलाएं उनके पास 1000 रुपए उनके खाते में सीधे जाना शुरू हो गए। इसके साथ ही इन्होंने सीबीआई जांच सीएससी घोटाले वालों की ये बैठा थी, इसके साथ ही एफआईआर भी दर्ज की। ये जो फैक्टर काम किया तत्काल 3 महीनों के अंदर, ये काफी बड़ा फैक्टर काम किया, जिससे लोगों के मन में एक भरोसा और जमा कि नहीं, ये सरकार काम कर रही है, जो बोल रही है वो कर रही है। ये फैक्टर जो कर इस फैक्टर में विधानसभा का फैक्टर जो लोकसभा में पड़ा, ये फैक्टर देखा जा रहा है। दूसरी चीज, यहाँ पे पहले से ही भाजपा की सरकार है, भाजपा के 14 मंत्री हैं, जो भाजपा के यहाँ से आपके बिलासपुर से जो पूर्व सांसद थे अरुण साव अभी पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, तो उनका भी अच्छा खासा प्रभाव बिलासपुर की लोकसभा सीट पर है, क्योंकि जहाँ से अभी चोखन साहब खड़े हैं वहीं से अरुण साव भी बिलोंग करते हैं, तो उनका भी काफी प्रभाव बिलासपुर में पहले से है, क्योंकि बिलासपुर के सांसद पहले से थे और अधिवक्ता भी हैं, तो उन्होंने काफी अच्छा प्रभाव यहाँ पे बना के रखा था। इसके साथ ही अगर मैं भाजपा की बात करूं तो ऑलरेडी रायपुर से विजोन अग्रवाल जी भी भाजपा के विधायक, तो 8 बार के विधायक और अभी सांसद और अभी मंत्री भी हैं, तो स्कूल मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री दोनों हैं, तो दो मंत्री ऑलरेडी मैदान में है, तो इससे काफी असर तो देखने को मिल ही रहा है कि भाजपा फैक्टर मोदी फैक्टर है। इसके साथ ही सरोज पांडे को ले लीजिए, जो कोरबा से प्रत्याशी बनाई गई है, जो भाजपा की काफी बड़ी नेत्री है, इनका भी फैक्टर बहुत बड़ी नेत्री है, ऑलरेडी स्टार प्रचारक है, तो इनका भी काफी फैक्टर है। तो कहीं ना कहीं फैक्टर मोदी फैक्टर है, और जिस तरीके से प्रत्याशियों का चयन हुआ है, वो प्रत्याशियों का चयन काफी चीजों को पार करते हुए बना है, और जीतने वाले कैंडिडेट को ही बीजेपी ने टिकट दिया है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि इस बार फिर से कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीजेपी का पूरा दावा है कि हम 11 की 11 जीत रहे हैं, और इधर कांग्रेस भी बोल रही है कि हम इस बार मैक्सिमम सीटें जीतेंगे, मगर अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि फैक्टर तो मोदी फैक्टर है, लेकिन जीत हार का कहना कुछ भी मुश्किल है, क्योंकि 4 दिन को ही पता चल पाएगा। जी उत्पल जी, समय समाप्त हो रहा है, लेकिन मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह पूरे देश भर में हम लोग जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का प्रॉब्लम बहुत है, और पिछली बार गृह मंत्री अमित शाह ने भी जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया था, वहाँ पे भी बहुत सक्सेस हुआ था। वो दूसरे चरण के इलेक्शन से पहले हुआ था, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि इस बार जो तीसरे चरण में वोटिंग हो रहे हैं, इस पे कोई प्रभाव पड़ रहा है पूरे? क्या नक्सलियों का जो इफ़ेक्ट है वो पूरे छत्तीसगढ़ पे पड़ता है, या सिर्फ जैसे कुछ इलाके हो गए जैसे दंतेवाड़ा हो गया, सिर्फ वहीं पे प्रभाव पड़ता है इन सब मुद्दों का? आप कृपया करके इस पे थोड़ा हमें बताइएगा। जी मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो नक्सल फैक्टर है ये बस्तर संभाग में है, और बस्तर संभाग के 6-7 जिले ऐसे हैं जो घोर नक्सलवादी एरिया है, क्योंकि उधर से उड़ीसा बॉर्डर लगता है, वहां से तेलंगाना बॉर्डर लगता है, वहां से मद्रास बॉर्डर आपका महाराष्ट्र बॉर्डर लगता है, वहां से आंध्रा बॉर्डर लगते हैं। तो जहां जहां से ये सब बॉर्डर लगते हैं, वहां के दूरगामी क्षेत्रों में नक्सलियों का, माओवादियों का काफी सक्रियता देखी जाती है। ये अगर मैं इस 7 लोकसभा सीटों की बात करूं, तो यहाँ पर कोई भी असर नक्सलियों का नहीं है, क्योंकि ये बस्तर संभाग से दूसरे संभाग से अलग अलग संभाग होते हैं। अगर बस्तर संभाग की बात करें तो पहले फेज और दूसरे फेज में ये चुनाव
निपट चुके हैं वहां से। वहां पर इसी छत्तीसगढ़ में 2 या 3 चरणों में चुनाव होता है, क्योंकि जो बल है वो पूरी बल वहां पे पहले भेजी जाती है चुनाव कराने के लिए, क्योंकि वहां पे बल ज्यादा लगते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स ज्यादा लगती है, कमांडर ज्यादा लगते हैं, पुलिस ज्यादा लगती है, सिपाही ज्यादा लगते हैं। इसमें सेंसिटिव एरिया है। बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, सरगुजा यहाँ पे इतनी सेंसिटिविटी नहीं है, उस तरीके के नक्सलियों के खौफ नहीं है। यहाँ पे किसी तरीके की यहाँ पर फोर्सेज लगती है, थोड़ा मतदान है, चुनाव है, तो उस प्रक्रिया का उसकी नियमावली से पालन भी किया जाता है, मगर उस तरीके की परिस्थितियां यहाँ पे नहीं, इसलिए यहाँ पे उनका कोई प्रभाव नहीं है, जिसे देखते हुए यहाँ पे उस तरीके की क्रियाकलाप नहीं होते हैं। लेकिन नक्सली है, माओवादी है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी होता है तो हमारे देश के जवान है, छत्तीसगढ़ के जवान है, तो कहीं ना कहीं फर्क तो पड़ता ही है, कहीं ना कहीं नुकसान होता ही है, और देश का नुकसान होता है। तो जाहिर सी बात अगर आजादी में कोई कहीं क्षति होता है, कोई शहीद होता है, तो कोई हो सकता है बिलासपुर का जवान हो, कोई रायपुर का जवान हो, तो किसी न किसी का घर खाली होता है। जी मिस्टर उत्पल, थैंक यू सो मच फॉर योर इनपुट। लेकिन हमारा समय समाप्त हो रहा है। आपका रिपोर्ट और आपके वेरी इम्पोर्टेंट इनपुट्स के लिए बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे हमारा ये फ़ोनो ख़त्म करेंगे, जहाँ पे हमें मिला है बहुत डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे छत्तीसगढ़ में अभी तीसरे चरण का मतदान चल रहा था और अभी चलेगा, और मालूम पड़ेगा कितने लोग आए हैं बाहर में, कितने लोगों ने अपना मतदान दिया है, वो सब हमें बाद में शाम को पता चलेगा। और फिर बाद में लोगों का क्या डिसीजन है, उन्होंने किसको सत्ता में लाने के लिए क्या डिसीजन लिया है, वो तो बाद में हमें जून 4 को मालूम पड़ेगा। जी अभी के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहिए और खबरों और अपडेट्स के लिए हॉर्नबिल टीवी पर।